हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री में नैनस्ट समीकरण। ठीक है, नैनस्ट समीकरण। तो दोस्तों, इससे पहले आपको बता देता हूं, हमारे क्लास 12 की जो वीडियो है ना, कंटिन्यू आपको प्रोवाइड कराई जा रही है शाम 5 बजे। ठीक है, शाम 5 बजे आपको ये वीडियो बिल्कुल मिल जाती है हर रोज। ठीक है, और हमारी ये यूनिट 3 चल रही है। यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकंड को हम पूरा कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो मेरे भाई आप टाइम से आइए और वीडियो को आप बिल्कुल देखिएगा। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों, आपको यदि लिखित नोट्स की आवश्यकता है, आपको बिल्कुल लिखित नोट्स की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, मिल जाएगी आपको बिल्कुल फ्री में, कोई उसका पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या होगा, हमारा दोस्तों जो चैनल है टेलीग्राम चैनल, इस टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, और जो मेरे भाई हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो गणेशाय वर्ल्ड के नाम से, ठीक है, GANESHAY स्पेस WORLD, गणेशाय वर्ल्ड के नाम से है। आप इस चैनल को ज्वाइन कीजिए और आप इनके जो नोट्स हैं वो फ्री में प्राप्त कीजिए। ठीक है, इसके अलावा अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होती है बीच में इधर तक जाने में, तो मुझे आप कमेंट करके या फिर हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर हमसे पूछ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका फुल सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, कहीं आपको डाउट में नहीं रहे। ठीक है, और समझाने की बात रही तो मैं मेरे भाई कंटिन्यू आपको वीडियो प्रोवाइड करा ही रहा हूं, तो आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने दूंगा। ठीक है, बस शर्त यह है कि आप मुझसे जुड़ें और कंटिन्यू आपको पढ़ें, आपको प्रॉब्लम आने ही नहीं दूंगा। और 100% रिजल्ट की गारंटी दोस्तों यहाँ पर होती है, आपको हमेशा 100% रिजल्ट ना दिया जाता है इस चैनल से। ठीक है, पिछले साल भी हमने 100% रिजल्ट दिया और इस साल भी 100% हम रिजल्ट देंगे बिल्कुल। पढ़ लेते हैं अब नैनस्ट समीकरण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नैनस्ट इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले तो दोस्तों हमारा एक क्वेश्चन आपसे है या आपका हमसे क्वेश्चन है कि नैनस्ट समीकरण दिया क्यों गया, आवश्यकता क्या थी नैनस्ट समीकरण को देने की। ठीक है, तो मेरे भाई जो नैनस्ट समीकरण दिया था वो नैनस्ट महोदय ने दिया था, नैनस्ट वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, और इन वैज्ञानिकों ने अपना जो नियम था वो क्यों दिया था, तो इन वैज्ञानिक ने अपना नियम इसलिए दिया था ताकि वह किसी सेल का जो इलेक्ट्रोड होता है, किसी भी सेल जो हो, कोई भी सेल होगा उसमें इलेक्ट्रोड तो सिंपल सी बात है होगा, है ना। तो किसी सेल का जो इलेक्ट्रोड होता है, उस इलेक्ट्रोड, देखो इलेक्ट्रोड होता है तो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रोड विभव भी होता होगा, इलेक्ट्रोड विभव भी होता। अगर इलेक्ट्रोड है तो इलेक्ट्रॉन को दान करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो उससे क्या उत्पन्न हो जाएगा, उस पर एक विभव उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो सेल है तो इलेक्ट्रोड होगा, और इलेक्ट्रोड है तो इलेक्ट्रोड विभव होना, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इन्होंने क्या देखा कि कोई भी जो सेल होता है, सेल में जो इलेक्ट्रोड होता है उसकी इलेक्ट्रोड विभव पर, जो इलेक्ट्रोड होता है उसके इलेक्ट्रोड विभव पर जो ताप है, ताप और जो आयन है, आयनों की सांद्रता अभी आपको समझा रहा हूं, फुल टेंशन मत लेना। ठीक है, उस इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव पर ताप और आयनों की सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब ताप बढ़ाएंगे, आयनों की सांद्रता बढ़ाएंगे तो उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव बढ़ेगा या घटेगा, ये प्रभाव उन्होंने देखा। और इस प्रभाव को देखने के लिए उन्होंने एक समीकरण की स्थापना की जो आपके इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव को बताता है, जो किसी सेल के इलेक्ट्रोड विभव को बताता है, वही आपका नैनस्ट समीकरण है। ठीक है, तो ध्यान रखना, किसी सेल के इलेक्ट्रोड विभव को बताने के लिए इन्होंने अपने समीकरण की स्थापना की। ठीक है, तो उस समीकरण को हमें पढ़ना है। ठीक है, उस नैनस्ट समीकरण को हमें पढ़ना है, तो उस पर पहुंचेंगे। ठीक है, पहले हम ये देख तो लें कि ताप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोड विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और आयनों की सांद्रता बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोड विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो मान लिया हमने मेरे भाई ये आपका सेल है। ठीक है, ये सेल है और इस सेल में ये आपके 2 इलेक्ट्रोड डूबे हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड यहाँ पर डूबे हैं, ये मान लिया हमने जिंक का है और ये हमने मान लिया कॉपर का है, और इसमें कोई विद्युत अपघट्य डला है। ठीक है,
और वो विद्युत अपघट्य हमने मान लिया क्या है, NaCl है। क्या है, NaCl। अब NaCl विद्युत अपघट्य है तो ये सिंपल सी बात है, Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। ठीक है, चलो, है ना। तो मेरे भाई जो कोई भी सेल होता है, कोई भी सेल का जो इलेक्ट्रोड होता है, उस इलेक्ट्रोड पर सबसे पहले हम ताप का प्रभाव देखेंगे, है ना। उस इलेक्ट्रोड पर यदि ताप बढ़ाएं, मान के चलो ये है आपका सेल, यहां पर यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो ये जो आयन है इनकी आयनों की गति बढ़ेगी। आयनों की गति बढ़ेगी तो आयन शीघ्रता से, तीव्रता से इन इलेक्ट्रोडों की ओर जाएंगे तो आपका जो विभव होगा वो विभव भी बढ़ जाएगा, विभव भी ज्यादा हो जाएगा। ध्यान रखना, तो ताप बढ़ाने पर कोई भी जो इलेक्ट्रोड होता है उसका जो विभव है वो बढ़ता है, क्लियर हुआ। अब आयनों की सांद्रता, अब आयनों की सांद्रता मतलब आयनों की संख्या, आयनों की मात्रा, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो ताप देखो, आयनों की संख्या, आयनों की मात्रा। अब यदि मान के चलो ये जो इलेक्ट्रोड हैं, इन इलेक्ट्रोड पर आयनों की संख्या ज्यादा है या आयनों की मात्रा ज्यादा है, तो जितने ज्यादा आयन इस इलेक्ट्रोड पर होंगे धारा उतनी ही ज्यादा होगी। अब धारा ज्यादा होगी तो आपका जो विभव है उस विभव की वैल्यू भी ज्यादा होगी, है ना। तो आयनों की सांद्रता यदि इलेक्ट्रोड पर अधिक है तो अभी आपका जो विभव है वो अधिक होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ध्यान रखना, किसी सेल के जो इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव ताप और आयनों की सांद्रता बढ़ाने पर बढ़ता है। ठीक है, और इसी प्रभाव को बताने के लिए नैनस्ट वैज्ञानिक ने एक समीकरण दिया जिसे हम बोलते हैं नैनस्ट समीकरण। आई होप कि आपको समझ में आया। आप समझ ही गए होंगे, नैनस्ट नामक वैज्ञानिक ने किसी धातु के इलेक्ट्रोड पर, है ना, ताप एवं आयनों की सांद्रता बताने के लिए, ठीक है, आपका बताने, ठीक है, बताने, ठीक है, ये नहीं लिखा है, बताने के लिए एक समीकरण दिया जिसे हम बोलते हैं नैनस्ट समीकरण। ठीक है, और आपको पता है ताप और जो आयनों की सांद्रता है बढ़ाने से आपका जो किसी भी धातु का जो इलेक्ट्रोड विभव है वो बढ़ता है, किसी भी धातु का जो इलेक्ट्रोड विभव है वो बढ़ता है, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो मेरे भाई जो नैनस्ट समीकरण है आपको इसकी स्थापना नहीं करना, क्योंकि आपको 12th लेवल पे इसकी स्थापना नहीं करना है, ये आप MSc वगैरह में स्थापना करोगे, केवल आपको यहाँ नैनस्ट समीकरण डायरेक्ट दिया है। ठीक है, तो इसके लिए ना मेरे भाई आपको एक अपचयन अभिक्रिया की जरूरत होगी। ठीक है, तो हम एक अपचयन अभिक्रिया बना लेते हैं। ठीक है, अपचयन में आपको पता है कोई भी जो पदार्थ होता है, कोई भी जो धातु होती है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। ठीक है, तो हमने ये मान लिया है, माना अपचयन अभिक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न हो रही है, तो हमने ये मान लिया है कि जो M+ है, कोई भी धातु है ना। अब M हमने इसलिए लिया ताकि आप कोई भी धातु ले सकते हो, आपको जिंक लेना है तो M की जगह जिंक रख दो, कॉपर लेना है कॉपर रख दो, कार्बन लेना है कार्बन, जो भी आपकी बेसो वो आप धातु ले सकते हो। ठीक है, तो हमने मान लिया जो M+ एक धातु है और ये M+ धातु अपचयन अभिक्रिया की जरूरत होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन को मान लिया ग्रहण कर रही है। ठीक है, तो ये धातु जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी तो देखो M+ लगा है, मतलब M ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन पहले से दान कर दिया है। ठीक है, पहले से क्या किया है, दान। अब वो दान किया हुआ इलेक्ट्रॉन इसको यदि मिल जाए, है ना, तो ये किस में चेंज हो जाएगी, M में चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब ना हम ये आपकी अपचयन अभिक्रिया मिल गई, अब हम इसको नैनस्ट समीकरण लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए मेरे भाई देखो ये आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका अपचयन, और यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन दान किया तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। देखो इसने ग्रहण किया तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला क्या कौन होता है, अपचयन होता है, उस पर क्या होता है, अपचयन, और यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो अपचयन। अगर हम इधर से इधर की ओर देखें तो इधर से इधर की ओर देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का दान किया, तो यहाँ पर अपचयन हुआ, और यहाँ से यहाँ जाए तो क्या होगा, फिर ऑक्सीकरण, यहाँ से यहाँ आने पर अपचयन। क्लियर है? ठीक है, तो अब नैनस्ट समीकरण, ठीक है, नैनस्ट समीकरण। ठीक है, तो मेरे भाई जो आपका नैनस्ट समीकरण है वो किसको बताता है, विद्युत वाहक बल को बताता है। ठीक है, जो आपका होता है E बराबर E0 माइनस E बराबर E0 माइनस IT
आई टी अपॉन एन एफ, ठीक है, और यहाँ आपका एल एन, ठीक है, और यहाँ जो है वो आपका ऑक्सीकरण होगा, क्या होगा, ऑक्सीकरण, ठीक है, और यहाँ पर जो आपका अपॉन में होता है अपचयन, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीकरण और यहाँ पर अपचयन। अब ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, इसका, और अपचयन किसका हो रहा है, इसका, है ना। तो आप चाहो तो इसकी जगह आप लिख सकते हो m अपॉन m प्लस, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है। तो ये आपका नैनस समीकरण डायरेक्ट दिया है, यहाँ पर स्थापना करने की होती तो हम इसकी स्थापना करते, बट ये डायरेक्ट दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे मेरे भाई आपका जो E है, आपको पता है E0, जो E है वो आपका विद्युत वाहक बल है, और E0 है, या फिर आप ऐसा समझो E आपका विभव है, E आपका क्या है, विभव है, ठीक है, और जो E0 है ये भी विभव है, लेकिन ये मानक विभव है, क्या है, विभव, ठीक है। तो ध्यान रखना E बराबर आपका क्या है, इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, E बराबर आपका है इलेक्ट्रोड विभव, है ना। अब E0, तो E0 भी आपका इलेक्ट्रोड विभव, लेकिन ये मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। तो आपका जो E0 है ये आपका क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। चलो अब R क्या है, तो R ना मेरे भाई एक नियतांक है, R आपका क्या है, नियतांक, और इसको ना हम गैस नियतांक बोलते हैं। कौन सा नियतांक बोलते हैं, गैस नियतांक बोलते हैं, ठीक है। R बराबर क्या हो जाएगा आपका, गैस नियतांक, R बराबर आपका क्या है, गैस नियतांक, और जो आपका गैस नियतांक होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स, जो गैस नियतांक आपने 11th में पढ़ा था, ये उसका मात्रक है, ठीक है। चलो n बराबर है मेरे भाई इलेक्ट्रॉन संख्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। अब f क्या है, तो f है मेरे भाई फैराडे नियतांक, आपने फैराडे नियतांक पढ़ा था, तो f आपका है फैराडे नियतांक, ठीक है। और जो आपका फैराडे नियतांक होता है इसकी वैल्यू होती है 96,500, ठीक है। अब ln बचा आपका क्या, ln, ठीक है, बचा आपका क्या मेरे भाई, ln बचा है ना। तो ln आपका नियतांक है, ठीक है, क्या है, नियतांक है ना। और जो आपका ln नियतांक है और इस ln की वैल्यू क्या होती है आपको ये भी पता होना चाहिए। तो मेरे भाई जो ln की वैल्यू होती है वो होती है 2.303 log 10, ये आपकी वैल्यू होती है ln की। तो ln क्या है आपका नियतांक, जिसकी वैल्यू ये होती है, ठीक है, समझ गए ना मेरे भाई। तो ये आपका नैनस समीकरण, इसमें मैंने इतनी सारी जो आपको क्या क्या होता है उन सब चीजों के बारे में मैंने एक एक करके बता दिया, समझ गए। अब अगर आप स्क्रीनशॉट देखो, ये चीजें आपको यहाँ नीचे लिख लेनी है, मैंने साइड में इसलिए लिखी क्योंकि नीचे अगर मैं लिखता तो आपको दिखता नहीं, ठीक है। चलो तो साइड मैंने चीजें इनको लिख दिया है, ठीक है। अब इनको ना इतना लिखने के बाद जहां करके ये सब बता देना, ठीक है, और इतना सब लिख देना, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने बताया है उसको ना आपको इसमें पुट कर देना है, ठीक है। मतलब इसके बाद आपको क्या करना है वो चीज मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो ये आपका ई जो है आपका सेम रहेगा, यहां पर आपका E0 सेम। अब जो आपका R है उस R की वैल्यू आप रख सकते हो, अगर नहीं रखना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत रखो, ठीक है। चलो तो ये आपका R रहा सेम, T रहा सेम। अब n भी रहने दो सेम, f भी रहने दो सेम, लेकिन जो आपका ln है इसकी वैल्यू आप रख दो, कितनी थी 2.303 log 10, ठीक है। और ये m अपॉन m प्लस, यही थे ना, ये तो यहां तक तो दिख रहा है ना मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। चलो अब ना ये जो आपका 2.303 है इसको आप आगे ले जाओ, तो ये आपका बन जाएगा E बराबर E0 माइनस, इसको आगे ले गए तो 2.303 IT अपॉन NF log 10, ठीक है।
m अपॉन m प्लस, इतना आपको करना है एग्जाम में, इतना आपको करना है एग्जाम में, ठीक है। पहले ये लिखना, ये सब करना, इसके बाद जो इसमें क्या क्या है वो करना, इसके बाद ये वैल्यू पुट करके बस इतना सा आपको करना है, ठीक है। तो ये मेरा भाई पूरा भाई आपका जो नैनस्ट समीकरण था कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इस नैनस्ट समीकरण का क्या उपयोग है उनको मैं और एक बार समझा दे रहा हूं, ठीक है। चलो समझो, यहाँ पर एक एक करके मैं यहाँ पर बता दे रहा हूं। देखो हमने क्या किया, इसमें क्या किया, सेल का हमने क्या निकाला, ई निकाला। क्या निकाला, ई, इलेक्ट्रोड विभव। एक इलेक्ट्रोड विभव जो आपका होता है एक हिसाब से आपका विद्युत वाहक बल भी होता है। इलेक्ट्रोड विभव है वो एक हिसाब से आपका क्या है, विद्युत वाहक बल भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, इसकी सहायता से किसी सेल का जो आपका विद्युत वाहक बल होता है, किसी सेल का क्या होता है, विद्युत वाहक बल, उस पर ना हम ताप का प्रभाव समझ सकते हैं, ठीक है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, नैनस्ट समीकरण की सहायता से विद्युत वाहक बल पर ताप परिवर्तन, जो आपका ताप परिवर्तन करें, कम करें ज्यादा करें, तो ताप परिवर्तन के कारण होने वाला प्रभाव हम देख सकते हैं। दूसरा है ना, दूसरा इसका जो अनुप्रयोग है वो ये है कि विद्युत वाहक नैनस्ट समीकरण की सहायता से किसी सेल का जो विद्युत वाहक बल है उस पर सांद्रता, ये जो सांद्रता है, इस सांद्रता परिवर्तन के कारण क्या प्रभाव होगा वो हम देख सकते हैं। इसके बाद हमारा जो थर्ड है अनुप्रयोग वो आपका ये है कि इसकी सहायता से हम ना किसी भी, कोई भी आपका जो सेल होगा, सेल कोई भी हो, उस कोई भी सेल है उस सेल की संपूर्ण मुक्त ऊर्जा की गणना कर सकते हैं, संपूर्ण मुक्त ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। संपूर्ण मुक्त ऊर्जा की गणना आपको कैसे कर सकते हैं वो देखो, है ना। आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, आपको जो आप NF है, देखो आपके पास यदि E0 IT इन सब की वैल्यू है तो आपको देखो NF को आप इधर ले जाओ, NF को इधर ले जाएंगे तो आपका ये हो जाएगा ENF। जो ENF होगा किसी भी सेल की संपूर्ण मुक्त ऊर्जा होगी, कोई सेल कितनी ऊर्जा दे सकता है वह ऊर्जा ENF होगी, ठीक है। और मुक्त ऊर्जा को हम व्यक्त करते हैं डेल जी से, मतलब ये आपका डेल जी के बराबर हो जाता है। अगर आप इसको मतलब ENF, इसकी सहायता से हम जो ENF है वो ज्ञात कर सकते हैं, तो मतलब हम किसी सेल की संपूर्ण मुक्त ऊर्जा की गणना कर सकते हैं नैनस्ट समीकरण की सहायता से। क्लियर है, ठीक है। अब आगे अगला आपका जो अनुप्रयोग है, अगला अनुप्रयोग यह है कि इसकी सहायता से सेल द्वारा किए गए, मतलब ये जो कोई भी सेल है वो सेल कितना कार्य करेगा, कितना कार्य वो कर सकता है, ठीक है। तो नैनस्ट समीकरण की सहायता से किसी सेल द्वारा किए गए कार्य की गणना भी हम कर सकते हैं, ठीक है। चलो पांचवा अनुप्रयोग इसका ये है कि नैनस्ट समीकरण की सहायता से आपका जो लॉगरिथम नियतांक था ना, जो ln था, है ना, उस ln की हम गणना कर सकते हैं। अगर आपको नैनस्ट समीकरण पता है तो आप ln की गणना कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके 5 अनुप्रयोग हुए नैनस्ट समीकरण के। आई होप कि आपको क्लियर हुए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो दिल से वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और मेरे भाई कंटिन्यू आप वीडियो को देखिएगा, ओके।